हेलो गाइस, कैसे हो? वंस अगेन वेलकम टू द चैनल। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म का टॉपिक। देखो, वैसे तो जो हमारे मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो दो तरीके का ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करते हैं। एग्जाम्पल कौन से दो? डी एल आइसोमेरिज्म और एक अल्फा बीटा एनोमेरिज्म। अब इसमें से सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डी एल आइसोमेरिज्म के बारे में कि आखिरकार ये डी आइसोमर और एल आइसोमर क्या होता है। देखो, बड़ी सिंपल भाषा के अंदर ये ग्लूकोज की सिंपल स्ट्रक्चर है, स्टेट चेन स्ट्रक्चर, जो आपको पता है। ठीक है, अब इसमें ये पता है कि पहला कार्बन होता है उस पे तो एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ होता है, और जो छठा कार्बन होता है उस पे प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी आएगी, दैट इज पेनल्टीमेट कार्बन। पेनल्टीमेट कार्बन कौन सा होता है? सिक्स्थ कार्बन से जस्ट पहले वाला। ठीक है, मतलब जो फिफ्थ कार्बन है, एक्चुअली स्ट्रेट लैंग्वेज में बोले तो जो फिफ्थ कार्बन है दैट इज पेनल्टीमेट कार्बन। अब उस कार्बन पे कि ग्लूकोज में OH लगा हुआ होता है। ठीक है अब ये OH के पोजीशन के बेसिस पे, पेनल्टीमेट कार्बन पे OH की पोजीशन के बेसिस पे हम लोग D और L ग्लूकोज को डिफरेंशिएट करते हैं। अगर ये OH ग्रुप राइट साइड में लगा हुआ है, अगर ये OH ग्रुप राइट साइड में है, देन दिस फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड D फॉर्म और D आइसोमर वी कैन से, आल्सो कॉल्ड डेक्सट्रोज। ओके, और अगर ये लेफ्ट साइड में लगा हुआ है OH पेनल्टीमेट कार्बन पर, देन इट इज L ग्लूकोज। समझ गए मेरी बात को? L ग्लूकोज। ठीक है, सो बेसिकली आपका इस पैराग्राफ में यही चीज समझाई हुई है, दैट इज ऑन लेफ्ट, मैंने हाईलाइट कर दिया, इट इज L फॉर्म, है ना, ये सब इसके अंदर बताया गया है। ठीक है, अब एक चीज और ऑब्जर्व करना तुम यहाँ पर कि यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल ये जो सेकंड कार्बन है इस पे OH इधर है, ठीक है, राइट साइड में। सेकंड कार्बन पे OH इसमें लेफ्ट साइड में। यहाँ पे थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट साइड में है और यहाँ पे राइट साइड में। तो अगर एक तरीके से देखो तो ये जो D फॉर्म है और ये जो L फॉर्म है ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। समझ रहे हो? मिरर इमेजेस हैं, तो समझ रहे हो ये आइसोमेरिज्म शो करती हैं। ठीक है, तो हम लोग ये लिखेंगे कि इन D एंड L वेराइटीज द ग्रुप इन द कार्बन एटम सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कार्बन एटम ऑफ ग्लूकोज आर टोटली रिवर्स्ड, सो दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ठीक है, ये मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे की। ठीक है, तो ये जो D फॉर्म, ये जो L, ये दो D और L आइसोमर हैं, दीज आर द ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, ये आइसोमराइजेशन से प्रोड्यूस होते हैं। आइसोमराइजेशन किसके अबाउट होता है? अराउंड द पेनल्टीमेट कार्बन विच इज एडजेसेंट टू द प्राइमरी अल्कोहलिक कंटेनिंग ग्रुप कार्बन विच इज द सिक्स्थ कार्बन। समझ गए हो मेरी बात को? DL जो आइसोमर है ये ऑप्टिकल आइसोमर है, जो कि कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं? बाय isomerization of spatial arrangement around the penultimate carbon adjacent to the primary alcohol group which is the sixth group से पहले, यानी फिफ्थ कार्बन पे जो OH सिक्स कार्बन के अराउंड जो स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन है, जो OH की लोकेशन है, उसके बेसिस पर ये आइसोमेरिज्म होता है। अब इसको मैंने सिंप्लीफाई करके आपको समझा दिया। आप एक लैंग्वेज एक बार देख लीजिएगा, देन उसके बाद में अल्फा बीटा एनोमेरिज्म, या फिर हम बोलें कि अल्फा एनोमर, ये बीटा एनोमर क्या होता है? देखो ध्यान से सुनो मेरी बात को। एनोमेरिक कार्बन, पहले तो मैं ये बताना जरूरी है कि व्हाट इज एनोमेरिज्म या एनोमेरिक कार्बन क्या होता है। सबसे पहले देखो, एनोमेरिक कार्बन वो कार्बन होता है जो कि फंक्शनल ग्रुप कंटेन करता है, जिस पे फंक्शनल ग्रुप होता है, दैट इज द एनोमेरिक कार्बन। समझ रहे हो? जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज के अंदर फर्स्ट कार्बन पर हमारा एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है, तो ग्लूकोज के लिए एनोमेरिक, ग्लूकोज या गैलेक्टोज में भी सेम होता है। तो ग्लूकोज गैलेक्टोज के अंदर कौन सा कार्बन है हमारा जो एनोमेरिक कार्बन है? इट इज द फर्स्ट कार्बन, एंड इन केस ऑफ फ्रक्टोज इट इज द सेकंड कार्बन विच इज एनोमेरिक। ठीक है, अब जो एनोमेरिक कार्बन होता है वो सिमेट्रिक होता है और वो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये चीज याद रखना, ये सिमेट्रिक होता है और स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब लेकिन हम दूसरी बात यहाँ पे चालू करेंगे कि जो हमारे मोनोसेक्राइड्स होते हैं, जो ये आइसोमरिज्म वगैरह शो करते हैं, मोनोसेक्राइड, इनकी एक टेंडेंसी होती है कि साइकिल्स बनाते हैं, दे मेक साइकिल्स। ठीक है, इन्वॉल्विंग द एनोमेरिक कार्बन। ये इसी एनोमेरिक कार्बन को, जो बेचारा सीधा साधा बैठा था, सिमेट्रिक था, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर फॉर्म में था, इसी को इन्वॉल्व करके ये एक साइकिल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब इन केस ऑफ ग्लूकोज एल्डिहाइड ग्रुप
group of first carbon can condense with OH group of fifth carbon to make cyclic structure. For example, जैसे अगर ग्लूकोज की बात करेंगे तो उसके अंदर फर्स्ट कार्बन पे जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, यहाँ पर जो एल्डिहाइड ग्रुप था वो कंडेंस होता है किसके साथ, जो फिफ्थ पोजीशन पर OH ग्रुप प्रेजेंट है उसके साथ कंडेंस होकर के साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब इन दिस प्रोसेस द C1 एनोमेरिक कार्बन विच वाज सिमेट्रिक। अब देखो क्या हो रहा है कि इस प्रोसेस में हुआ क्या कि जो C1 कार्बन था, यानी जो अपना एनोमेरिक कार्बन था जिस पे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट था, वो मैंने क्या बोला था, वो सिमेट्रिक होता है और स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर की फॉर्म में होता है। लेकिन अब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ साइकिल फॉर्मेशन अब वो क्या हो गया है, अब वो साइकिल के अंदर आ गया, तो अब वो सिमेट्रिक नहीं रहा है, अब उसमें एसिमेट्री आ गई है ना। इट नाउ बिकम एसिमेट्रिक इन साइक्लिक फॉर्म, ये जो मैंने ब्लू लाइन से अंडरलाइन किया है। अब आपको पता है कि जो एसिमेट्रिक नेचर होता है या एसिमेट्री होती है दैट लीड्स टू आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ड्यू टू दिस एसिमेट्रिक नेचर एनोमेरिक कार्बन अटेन्स द पोटेंशियल टू प्रोड्यूस आइसोमर एंड दीज आइसोमर्स आर कॉल्ड एनोमर्स। ओके, तो समझ आ रही है बात, तो ये हैं हमारे एनोमर्स। ठीक है, अब एनोमर्स जो होते हैं ये ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, मतलब ये दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय, अगर अच्छे से बोलें तो एनोमर्स और ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमर्स, दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय आइसोमराइजेशन अराउंड द एनोमेरिक कार्बन ऑफ मोनोसेक्राइड इन साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म। ठीक है, वही डेफिनेशन है जो डी और एल फॉर्म की थी, उसको थोड़ा सा आप समझ के याद करोगे, याद करना भी नहीं है आपको, समझना है कि सीधी सी बात है, एनोमर्स ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, और ये कैसे प्रोड्यूस होती है ये वाली आइसोमरिज्म, ये जो ये अल्फा बीटा एनोमर वाली है, ये प्रोड्यूस होती है अराउंड द एनोमेरिक कार्बन ऑफ मोनोसेक्राइड इन साइक्लिक फॉर्म। वहाँ स्ट्रेट में था, यहाँ साइक्लिक फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, अब इन दिस फॉर्म इफ OH ऑफ एनोमेरिक कार्बन लाइज ऑन द राइट साइड इट इज अल्फा एनोमर। वही बात सेम टू सेम, अगर यहाँ पर ये जो OH है ये राइट साइड पे प्रेजेंट है, ठीक है, OH ऑफ एनोमेरिक कार्बन, ये एनोमेरिक कार्बन जो है हमारा, इसका OH अगर राइट साइड में प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड हमारा अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, और जो अगर OH राइट साइड में प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड हमारा बीटा डी ग्लूकोज। दैट इज, हम लोग एक चीज़ और कह सकते हैं यहाँ से कि जो अल्फा डी ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज, जो हमारा ग्लूकोज है उसमें उसका 36% ऑफ द ग्लूकोज एग्जिस्ट एज अल्फा फॉर्म, अल्फा डी ग्लूकोज फॉर्म, एंड 64% जो हमारा होता है दैट इज बीटा डी ग्लूकोज फॉर्म। राइट, ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट शुगर्स। देखो, मोनोसेक्राइड कंटेन एसिमेट्रिक कार्बन। सिंस हमें पता है कि मोनोसेक्राइड हैं, उनके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन है, तो दे आर कैपेबल टू प्रोड्यूस ऑप्टिकल आइसोमर टू शो ऑप्टिकल एक्टिविटी बाय रोटेटिंग द PPL। अब हमें पता है, फिर से मैं बोल देता हूँ कि मोनोसेक्राइड होते हैं उनमें एसिमेट्रिक कार्बन होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कैपेबल है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करने के लिए। ठीक है, अभी ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे शो करेंगे, बाय रोटेटिंग द प्लेन पोलराइज लाइट। जब इनके सॉल्यूशन से प्लेन पोलराइज लाइट को पास किया जाएगा तो ये या फिर तो इस प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में बेंड कर देंगे या फिर लेफ्ट में बेंड कर देंगे। ठीक है, रोटेट कर देंगे। अगर ये राइट में रोटेट कर रहे हैं देन उस दैट विल बी कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर। जो आइसोमर राइट में रोटेट कर रहा है दैट विल बी डेक्स्ट्रो रोटेटरी या प्लस या फिर डी आइसोमर, और जो आइसोमर लेफ्ट में रोटेट कर रहा है दैट इज कॉल्ड डीवो रोटेटरी माइनस और एल आइसोमर। ठीक है, एक ही बात हो गई। अब जैसे यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिविटी दी गई है जो अगर आप चाहो तो ध्यान रख सकते हो थोड़ी बहुत, बाकी इतना कोई बहुत पहाड़ नहीं टूट जाएगा अगर नहीं पता होगा तो, बट यू नो देख लो एक बार। डी ग्लूकोज, अगर डी ग्लूकोज ले रहे हैं हम लोग तो उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी प्लस 52.5 डिग्री है। अगर एल ग्लूकोज ले रहे हैं तो माइनस 52.5। अच्छा, एल ग्लूकोज मतलब इट इज लीवो रोटेटरी, इसका मतलब ये एल यानी ये लेफ्ट की तरफ हमारी PPL को रोटेट करेगा। अल्फा डी ग्लूकोज का प्लस 112 और बीटा का प्लस 19 डिग्री।
सुक्रोज का +66.5 और डी फ्रक्टोज का -92 डिग्री। अब बात करते हैं इन्वर्ट शुगर। सुक्रोज को ही हम लोग इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं। ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है, डी फॉर्म डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है। इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी कितनी है ये याद रख लो, +66.5 जो कि हम दूसरी बार देख रहे हैं, ठीक है। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है और इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी इज +66.5। और हाइड्रोलिसिस पर आप जानते हो ना कि सुक्रोज किस किस से बना होता है। सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड विच इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है। तो ग्लूकोज जब ये हाइड्रोलाइज होता है तो सुक्रोज क्या प्रोड्यूस करता है, एक तो डी ग्लूकोज जिसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है +52.5 और डी फ्रक्टोज प्रोड्यूस करता है जिसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है -92 डिग्री। तो जो रिजल्टेंट हमारे पास मिक्सचर बनता है, रिजल्टेंट उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी दैट बिकम्स -20 डिग्री विच इज लीवोरोटेटरी। तो हमारे पास जो फाइनल मिक्सचर आता है विच इज लीवोरोटेटरी, इट शोज -20 डिग्री ऑप्टिकल एक्टिविटी। ओके देन जो एक ऊपर पॉइंट बच गया था हमारा कि हमारी बॉडी के अंदर एक पॉइंट बच गया था कि डी शुगर्स आर मोस्ट कॉमन इन नेचर, ठीक है। डी शुगर्स जो होते हैं वो मोस्ट कॉमन होते हैं नेचर के अंदर, लेकिन जो हमारी बॉडी होती है वो सिर्फ हमारी बॉडी होती है वो भी डी शुगर्स को ही मेटाबोलाइज कर सकती है, एल शुगर्स को नहीं कर सकती। एल मतलब लीवोरोटेटरी, वो नहीं जो आपने सोचा। देखिए तो डी शुगर्स आर मोस्ट कॉमन इन नेचर, ठीक है, और हमारी बॉडी भी डी को ही मेटाबोलाइज कर सकती है, एल शुगर्स को मेटाबोलाइज नहीं कर सकती। ओके नेक्स्ट पॉइंट इज डिक्स्ट्रोरोटेटरी जो होते हैं ये हाइड्रोलिसिस, मतलब देखो फॉर एग्जांपल इनिशियली हमारे पास क्या है, सुक्रोज का डेक्स्ट्रो रोटेटरी कैरेक्टर है ना, ऑप्टिकल कैरेक्टर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है सुक्रोज का। अब हाइड्रोलिसिस करने पर क्या होता है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी कैरेक्टर इन्वर्ट होकर लीवोरोटेटरी बन जाता है ना। ऑन हाइड्रोलिसिस it is inverted to the levorotatory character। अब this change in rotation, ये जो रोटेशन में चेंज हुआ इसको हम लोग कह देते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन उल्टा हो गया ना, डेक्स्ट्रो रिवो डी फॉर्म एल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। सो इसीलिए ये इन्वर्जन जो चीज़ है, इन्वर्जन जो फिनोमेना यहाँ पे होता है इन केस ऑफ सुक्रोज, इसीलिए हम सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर कहते हैं क्योंकि इसमें इन्वर्जन होता है। इंपॉर्टेंट डाइटरी कार्बोहाइड्रेट, सबसे पहले स्टार्च कहाँ से मिलता है, अरे जानते नहीं हो क्या, प्लांट सोर्सेज लिख दो बहुत सारे, राइस पोटैटो व्हीट है ना, लैक्टोज मिल्क प्रोडक्ट से मिलता है, सुक्रोज केन शुगर गन्ने से मिलता है ना। अच्छा सेल्यूलोज कहाँ से मिलता है, हमें वेजिटेबल से फ्रूट से मिलता है, ऑब्वियस सी बात है, सेल्यूलोज सेल वॉल में होता है तो यहाँ से मिलेगा। नाउ व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन लैक्टोज एंड सुक्रोज, लैक्टोज और सुक्रोज में क्या फर्क है। नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन लैक्टोज एंड सुक्रोज। अब एक तरफ तो लैक्टोज है और एक तरफ सुक्रोज है, तो चलिए इनका टक्कर करवा देते हैं। लैक्टोज मिल्क शुगर होती है, सुक्रोज केन शुगर या टेबल शुगर होती है, कंपोज्ड ऑफ लैक्टोज किससे, डी ग्लूकोज डी गैलेक्टोज, और ये डी ग्लूकोज डी फ्रक्टोज। लैक्टोज इन्वर्ट शुगर होती है क्या, नहीं, सुक्रोज इन्वर्ट शुगर होती है, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। और सुक्रोज अब नॉन रिड्यूसिंग है तो ये क्या बोलते हैं, जो बेनेडिक्ट टेस्ट है उसके लिए पॉजिटिव नहीं होगी, है ना। कॉपर सल्फेट को ये रिड्यूस नहीं करेगी, एल्कलाइन कॉपर सल्फेट को, और उसके बाद में ये फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करके ओसाजोन क्रिस्टल का फॉर्मेशन भी नहीं करेगी, और इसको सिंथेसाइज भी नहीं कर सकते ह्यूमन बॉडी में क्योंकि ये केन शुगर है ना इन, और हाइड्रोलाइज बाय सुक्रेज। अच्छा इसका हाइड्रोलिसिस कौन करता है, सुक्रेज एंजाइम करता है, और लैक्टोज का लैक्टेज करेगा। ओके उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके नाउ अभी जो प्रॉपर्टीज हैं ये हम बात कर रहे हैं इन रेफरेंस टू मोनोसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट इन जनरल हम लोग मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड के रेफरेंस में प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। तो यार ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये वाटर सोल्यूबल होता है, बोलता है मैं घुल जाऊंगा, मैं क्रिस्टलाइन हूँ, मैं मीठा हूँ, मैं ऑप्टिकली एक्टिव हूँ मैं, है ना। और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज अरे बेहद आसान,
केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है एल्कलाइन मीडियम में। किसकी तरह काम करता है, बोलो ना, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है एल्कलाइन मीडियम में। जैसे एग्जाम्पल, ग्लूकोज रिड्यूस कुप्रिक आयन ऑफ CuSO4 टू क्यूप्रस इन एल्कलाइन मीडियम। अरे कहा तो था कि जो अपना कार्बोहाइड्रेट है, जब मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड है, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं एल्कलाइन मीडियम में। इसके एग्जाम्पल भी हमने देख लिए थे। ये क्या करते हैं, ये Cu+2 फॉर्म को Cu+ फॉर्म में, यानी क्यूप्रिक को क्यूप्रस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे एल्कलाइन मीडियम में, ठीक है। पॉजिटिव बेनेडिक्ट टेस्ट शो करते हैं। उसके बाद में ऑक्सीडाइज टू शुगर, ये शुगर से ऑक्सीडाइज होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं शुगर एसिड में। जैसे सुनो मेरी बात, एल्डोनिक एसिड, नाम तो सुना होगा, नहीं सुना कोई बात नहीं, अब सुन लो। एल्डोनिक एसिड, अगर आप फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग एनोमेरिक कार्बन को ऑक्सीडाइज कर दो, देखो कहने का मतलब, फॉर एग्जांपल देखो, एनोमेरिक कार्बन कौन सा होता है, ग्लूकोज के अंदर जो फर्स्ट C1 कार्बन होता है दैट इज द एनोमेरिक कार्बन, ठीक है। उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ठीक है। अगर आप उस एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर दोगे, अगर आप उस एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर दोगे तो क्या होगा, अगर उस एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर दोगे तो बन जाएगा ग्लूकोनिक एसिड। समझ गए हो मेरी बात को, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने पर एसिड ही तो बनता है। तो उस C1 कार्बन का ऑक्सीडेशन करने पर हमें क्या मिलेगा, C1 कार्बन का जो ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, उसका ऑक्सीडेशन करने पे हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोनिक एसिड मिलेगा। तो ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड, दिस ग्लूकोनिक एसिड इज एल्डोनिक एसिड। यहाँ एल्डोनिक एसिड क्या, एल्डोनिक मतलब एल्डिहाइड और एसिड, ठीक है। बेसिकली एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बना हुआ एसिड दैट इज कॉल्ड एल्डोनिक एसिड। तो ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू ग्लूकोनिक एसिड। उसके बाद में, अब ये नाम थोड़े थोड़े याद रख लेना क्योंकि ये कई जगह हमारी बायोकेमिस्ट्री में काम आते हैं। ग्लूकोनिक एसिड हो गया, फिर उसके बाद में ग्लूकोनिक एसिड हो गया, उसके बाद में हम बात करते हैं यूरोनिक एसिड की। देन दिस द कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोनिक एसिड। यूरोनिक एसिड के अंदर क्या हो रहा है, देखो, अगर आप जो छठा वाला कार्बन है, 6th कार्बन है, उस 6th कार्बन जिस पर हमारा प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, फिगर दिखाऊं क्या यार, अगर ये जो छठा वाला कार्बन है, देखो मैंने क्या कहा, अगर ये जो फर्स्ट का, इसमें भी नहीं दिखेगा, ऊपर वाले में दिखेगा, ये देखो, अगर जो ये फर्स्ट वाला कार्बन है, इस पे जो एल्डिहाइड ग्रुप है एनोमेरिक कार्बन पर, अगर इस एल्डिहाइड ग्रुप को हम लोग ऑक्सीडाइज कर दें तो क्या होगा, अगर फर्स्ट वाले कार्बन को ऑक्सीडाइज कर दें हम लोग तो क्या होगा, बोलो ना, बोलते क्यों नहीं, क्या होगा, बन जाएगा एल्डोनिक एसिड। जैसे ग्लूकोज यहाँ पर है स्ट्रक्चर में, तो ग्लूकोज से बनेगा ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोज से क्या बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड। और अगर हम ये जो छठा वाला कार्बन है जिस पर प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, इस कार्बन के ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इसको हम लोग ऑक्सीडाइज कर दें अल्कोहल को, तो हमारे पास बन जाएगा यूरोनिक एसिड। क्या बन जाएगा, यूरोनिक एसिड बन जाएगा। ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू ग्लूकुरोनिक एसिड। जैसे ग्लूकोज से क्या बनता है, ग्लूकुरोनिक एसिड, यूरोनिक एसिड है, कैटेगरी है। सैकरिक एसिड, सैकरिक एसिड का मतलब क्या हुआ, देखो सैकरिक एसिड तब बनता है जब दोनों एनोमेरिक और प्राइमरी अल्कोहल दोनों को ऑक्सीडाइज कर दो, एनोमेरिक कार्बन के फंक्शनल ग्रुप को और प्राइमरी अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को, दोनों को ऑक्सीडाइज कर दोगे तो बनेगा सैकरिक एसिड। एंड ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू ग्लूकोसैकरिक एसिड, दिस इज द कॉन्सेप्ट, राइट। देन आप रिडक्शन करके अल्कोहल भी बना सकते हो कार्बोहाइड्रेट से, जैसे सॉर्बिटॉल, ग्लूकोज या फिर फ्रक्टोज के रिडक्शन से सॉर्बिटॉल बन जाता है। मनीटोल, मनीटोल मनोज या फ्रक्टोज से बन जाता है, ओके। और बाकी ये डल्कीटॉल, रिबिटॉल, ये याद रख लो। उसके बाद में इतना भी याद रखने की कोई जरूरत नहीं, याद रख लो मतलब थोड़ा देख लो, बस एक बार सुन लो, ताकि याद रही तो बढ़िया, बोल देना, नहीं याद रहे तो बस ठीक है, बस भगवान भरोसे। ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल इट इज प्रोड्यूस्ड बाय रिडक्शन ऑफ ट्राइयोज, ठीक है। ट्राइयोज, ये चीज जो जो याद रखने वो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं। ग्लिसरॉल किसके रिडक्शन से प्रोड्यूस होता है, ट्राइयोज के रिडक्शन से। मनीटोल मनोज या फिर फ्रक्टोज से, सॉर्बिटॉल ग्लूकोज या फ्रक्टोज से, ठीक है। उसके बाद में
इनकी एक प्रॉपर्टी और हो गई कि कोसाजोन क्रिस्टल्स बनाते हैं फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करके, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज रिएक्शन करेगा तो ग्लूकोसाजोन बनाएगा, माल्टोज रिएक्शन करेगा तो माल्टोसाजोन बनाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? दे प्रोड्यूस ग्लाइकोसाइड बाय कंडेंसेशन विद अल्कोहलिक ग्रुप ऑफ अनदर सब्सटेंस। ग्लाइकोसाइड्स बनाते हैं, ठीक है। ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं अभी यहाँ पे आएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और ग्लाइकोसाइड्स के बारे में देखो, लेकिन इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। करते क्या है, ये ग्लाइकोसाइड्स बनाते हैं बाय कंडेंसेशन विद अल्कोहलिक ग्रुप ऑफ अदर सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल हमारा एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, पेन सेलेक्ट करा, कार्बोहाइड्रेट है, ये किसी दूसरा सब्सटेंस, कोई एस सब्सटेंस है, उसके अल्कोहलिक ग्रुप के साथ, उसके अल्कोहलिक ग्रुप के साथ कंडेंसेशन करके जो चीज़ बनाएगा, जो सब्सटेंस, जो प्रोडक्ट बनाएगा, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइड। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? ग्लाइकोसाइड बोलते हैं। देन ये एस्टर का फॉर्मेशन भी करते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट फॉर्म एस्टर विद ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक एसिड, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन, ठीक है। अब लिवर के अंदर क्या यूज होता है? लीवर जो होता है ये ग्लूकोरोनिक एसिड, व्हाट ग्लूकोरोनिक एसिड एक यूरोनिक एसिड है ना, तो ग्लूकोरोनिक एसिड जो होता है ये यूज होता है लिवर के अंदर। उसका जो फंक्शन होता है ना डिटॉक्सिफिकेशन और कॉन्जुगेशन का, तो फिर सिंपल लाइन में बोलता हूँ कि लीवर ग्लूकोरोनिक एसिड को यूज करता है उसके कॉन्जुगेशन और डिटॉक्सिफिकेशन वाले फंक्शंस के लिए। उसके बाद में जो हमारा ये मनीटोल है, मनीटोल इज ऑस्मोटिकली एक्टिव सॉल्यूट, है ना। ये क्या होता है? मनीटोल ऑस्मोटिकली एक्टिव सॉल्यूट होता है। ये फिल्टर हो जाता है, ठीक है। कब फिल्टर हो जाता है? जब हमारी एक्सक्रीशन की प्रोसेस चल रही होती है ना, फिल्ट्रेशन, यूरिन फिल्ट्रेशन, तो उस टाइम पे ये फिल्टर हो जाता है। ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस होता है मनीटोल, ये फिल्टर हो जाता है, लेकिन दोबारा इसका रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता रीनल ट्यूब्यूल से। तो कहने का मतलब देयरफॉर हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि मनीटोल कैन कॉज फोर्स्ड डायूरेसिस, मतलब उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, फिल्टर हो रहा है वो लेकिन रीएब्जॉर्प्शन उसका नहीं हो रहा, तो ये फोर्स्ड डायूरेसिस। डायूरेसिस का मतलब होता है मूत्राधिक्य, मतलब अधिक मात्रा में मूत्र, मतलब ज्यादा यूरेसिस, ठीक है। तो मनीटोल इस चीज में काम आ सकता है, फोर्स्ड डायूरेसिस के अंदर। सो क्लिनिकल इसका इंपॉर्टेंस आ गया है, ध्यान से सुन लो। क्लिनिकल इट इज यूज्ड टू ट्रीट सेरिब्रल एडेमा। अगर एडेमा है, फोर्स्ड डायूरेसिस कराया जाएगा इसको यूज करके, तो सेरेब्रल एडेमा कम हो जाएगा। इसको ट्रीट करने में ये हमारा मनीटोल काम आता है। उसके बाद में सॉर्बिटोल। सॉर्बिटोल डज नॉट रेडिली डिफ्यूज आउट ऑफ द सेल। इतनी आसानी से ये सेल के बाहर नहीं निकलता, इतनी जल्दी बाहर डिफ्यूज आउट नहीं होता, तो एज अ रिजल्ट ये सेल में एक्यूमुलेट होने लग जाता है। और ये क्या कॉज करता है? ये डिपॉजिट हो जाता है कहाँ पर? कई बार आंखों में डिपॉजिट हो जाता है, लेंस में, न्यूरॉन्स में डिपॉजिट हो जाता है, कॉजिंग न्यूरोपैथी एंड कैटरेक्ट। एक पाथवे भी होता है बायोकेमिस्ट्री में, आगे जाके हम पढ़ेंगे सॉर्बिटोल पाथवे, है ना। तो वो हमारा टॉपिक आएगा, उसमें भी हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इतनी देर से इसका नाम ले रहे हैं, ये आखिरकार क्या होता है? देखो, मोनोसेकेराइड्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर थ्रू ग्लाइकोसिडिक, है ना। कार्बोहाइड्रेट कैन ऑल्सो बी कनेक्टेड विद अदर नॉन कार्बोहाइड्रेट अल्कोहलिक सब्सटेंस ग्लाइकोन थ्रू ग्लाइकोसिडिक टू फॉर्म ग्लाइकोसाइड्स। अब यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूँ कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, देखो नॉर्मली क्या होता है, मोनोसेकेराइड जो होते हैं, मोनोसेकेराइड यूनिट, वो जुड़ती हैं एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू और बनाती हैं डाइसेकेराइड। दो जुड़ी तो डाइसेकेराइड, और बहुत सारी जुड़ गई तो पॉलीसेकेराइड बना लेंगे, ठीक है। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। मोनोसेकेराइड ही कनेक्ट हो सकता है कि कार्बोहाइड्रेट के साथ कोई दूसरा नॉन कार्बोहाइड्रेट अल्कोहल कंटेनिंग, लेकिन कैसा होना चाहिए? नॉन कार्बोहाइड्रेट हो चलेगा लेकिन अल्कोहल कंटेनिंग होना चाहिए। तो उस ग्रुप के साथ रिएक्शन करके थ्रू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, वहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और उन सब्सटेंस को हम लोग ग्लाइकोसाइड्स कहते हैं। ग्लाइकोसाइड फॉर्मेशन मैंने ऊपर भी बताया था, ठीक है, वो सिंपल, वो याद रखना। ओके, नाउ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की जो नेमिंग है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की जो नेमिंग है वो कैसे होती है? वो अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द कनेक्टेड कार्बन्स होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको यहाँ देख रहे हो अल्फा डी ग्लूकोज का जो C1 कार्बन है ना,
वो रिएक्शन कर रहा है अल्फा डी ग्लूकोज दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज के C4 कार्बन के साथ, ठीक है। तो अब ये जो बॉन्ड बनेगा इनके बीच में, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को कुछ इस तरीके से शो करते हैं। तो ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है ये कौन सा बना है, 1,4, क्योंकि ये पहले और चौथे कार्बन के बीच में बना है, ठीक है। इसी तरीके से गैलेक्टोज और ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो है, यहाँ पर गैलेक्टोज का C1 कार्बन काम आता है, यहाँ पे C4 कार्बन, यहाँ पे बॉन्ड बना ग्लाइकोसिडिक, दिस इज 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। बात समझ आ रही है। देन उसके बाद में जैसे अल्फा डी जो भी ग्लूकोज के पॉलीमर्स हैं, अल्फा डी ग्लूकोज के जो पॉलीमर्स हैं, एग्जांपल जैसे स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, ये जो अल्फा डी ग्लूकोज के पॉलीमर्स हैं ये कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू। वेयरएस जो हमारे बीटा डी ग्लूकोज के पॉलीमर है, जैसे सेल्यूलोज है, उसमें बीटा डी ग्लूकोज मोनोमेरिक यूनिट होती है, ठीक है। तो ग्लूकोज में क्या होता है, कनेक्शन होता है बीटा 1,4, अल्फा 1,4 नहीं होता, क्या होता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। समझ गए मेरी बात को। अब हमने एक चीज सुनी है कि सेल्यूलोज हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, सेल्यूलोज इज नॉन डाइजेस्टेबल फॉर अस। तो हम ये कहेंगे कि इन ह्यूमन एंजाइम ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग ये कहेंगे कि क्यों सेल्यूलोज नॉन डाइजेस्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पर सेल्यूलोज के अंदर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो इस बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए कोई एंजाइम हमारी बॉडी में होता ही नहीं है। हमारे एंजाइम अल्फा 1,4 को तोड़ सकते हैं, यानी स्टार्च, ग्लाइकोजन, इनमें अल्फा 1,4 होता है, इनको तोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बीटा वेराइटी को तोड़ने के लिए हमारे पास एंजाइम नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आ गई ग्लाइकोसाइड्स, यही सब्सटेंसेज हैं, ठीक है। मतलब एक कोई भी जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कंटेनिंग OH ग्रुप, वो किसी दूसरे नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स के साथ जो कि OH ग्रुप कंटेनिंग होता है, कंडेंसेशन करता है और बनाता है ग्लाइकोसाइड्स। यहाँ पे साइक्लिक मोनोसेक्राइड भी हो सकता है, ठीक है, बनाता है ग्लाइकोसाइड्स। तो हम लोग फिर से एक बार डेफिनेशन को रीड आउट कर लेंगे कि ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं। ग्लाइकोसाइड्स आर द सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ साइक्लिक मोनोसेक्राइड विद एल्कोहलिक ग्रुप OH of another component, ठीक है। कंडेंसेशन ऑफ साइक्लिक मोनोसेक्राइड विद एल्कोहलिक ग्रुप ऑफ another compound, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक मोनोसेक्राइड इन्वॉल्व फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग एनोमेरिक कार्बन एंड इट मे बी साइक्लिक हेमीएसिटल और साइक्लिक हेमीकीटल। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि सेकंड कंपाउंड प्रोवाइडिंग OH ग्रुप में और मे नॉट बी ए मोनोसेक्राइड। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक साइक्लिक मोनोसेक्राइड होना चाहिए जिसमें दैट कंटेन्स OH ग्रुप है ना, वो कंडेंसेशन करे किसके साथ, किसी दूसरे एक, कोई जैसे एक कंपाउंड ले लिया ना, उसके साथ वो OH कंटेनिंग होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो कार्बोहाइड्रेट हो या नहीं हो, दोनों हो सकता है। देखो क्या लिखा हुआ है कि जो सेकेंड कंपाउंड है इट मे और मे नॉट बी अ मोनोसेक्राइड, ठीक है। अगर ये मोनोसेक्राइड है, अगर ये मोनोसेक्राइड है तब तो दोनों मोनोसेक्राइड मिलकर के डाइसेक्राइड का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है, डाइसेक्राइड का फॉर्मेशन करेंगे। अगर लेकिन ये ए नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस है जो कि OH ग्रुप प्रोवाइड कर रहा है, तो उस केस के अंदर हमारे पास ग्लाइकोसाइड बनेंगे जिनको हम कलेक्टिवली ए ग्लाइकोन कहते हैं। द नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस प्रोवाइडिंग OH ग्रुप टू मेक ग्लाइकोसाइड, उनको हम लोग कलेक्टिवली क्या कहते हैं, ए ग्लाइकोन। ए ग्लाइकोन किसको कहते हैं, चलो बताओ, तुम्हें समझ नहीं आया मुझे पता है। तो ए ग्लाइकोन उन ये जो सब्सटेंसेस हैं, ये जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस हैं, देखो ये ए अगर कार्बोहाइड्रेट होगा तब तो क्या होगा, जैसे अगर ये मोनोसेक्राइड हुआ तो मोनोसेक्राइड मिलके डाइसेक्राइड बना लेंगे, दैट इज चिल्लम चिली खत्म, ठीक है। लेकिन अगर ये ए नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स हुआ कंटेनिंग OH ग्रुप, देन हम लोग इस ए को कहेंगे, इन ऐसे ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस को हम लोग कहेंगे ए ग्लाइकोन। क्या कहेंगे, ए ग्लाइकोन, समझ रहे हो। द नॉन अब हमारे पास जो ए ग्लाइकोन्स है, कॉमन ए ग्लाइकोन कौन से हैं, देखो मिथेनॉल, स्टीरोल, ग्लिसरॉल, फिनॉल, ये हमारे पास मेन जो क्या बोलते हैं जिसको कॉमन जो हमारे ए ग्लाइकोन्स हैं वो ये हैं, ठीक है। अब
यहाँ पर हम बात कर रहे हैं साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फॉर्म्स की। तो यहाँ पे जो साइक्लिक फॉर्म्स हैं, हेमी एसिटेल एंड हेमी कीटेल, हेमी एसिटेल कंटेनिंग CHO एल्डिहाइड ग्रुप एंड कीटेल कंटेन्स कीटोन ग्रुप, ठीक है। तो जो साइक्लिक फॉर्म्स हैं मोनोसेक्राइड की वो अनस्टेबल होती हैं, बात समझ आ रही है। जो साइक्लिक फॉर्म्स होती है ना मोनोसेक्राइड की, यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा था, साइक्लिक मोनोसेक्राइड। तो साइक्लिक फॉर्म्स जो होती है मोनोसेक्राइड की वो कैसी होती हैं, अनस्टेबल होती हैं, ठीक है। तो वो आसानी से क्या करेंगे, अपना फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप जो है वो सॉल्यूशन के अंदर प्रोवाइड कर देंगी, ठीक है। और सॉल्यूशन के अंदर प्रोवाइड करके इक्विलिब्रियम स्टेट में अपने रेस्पेक्टिव स्ट्रेट चेन फॉर्म के अंदर वो एग्जिस्ट करेंगे, ओके। उसके बाद में if the OH group of the anomeric carbon monosaccharide in cyclic form again react with another OH of second carbon to form stable called acetal। देखो हेमी एसिटल और हेमी कीटल ये दोनों फॉर्म साइक्लिक फॉर्म्स है ना मोनोसेक्राइड की, तो ये है अनस्टेबल। अब ये अनस्टेबल होने के कारण अपना फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप दे देंगी, और फिर उसके बाद में क्या होगा कि इनका जो यहाँ पर OH ग्रुप होगा एनोमेरिक कार्बन पे प्रेजेंट जो होगा वो दूसरे OH ग्रुप के साथ, अल्कोहल ग्रुप के साथ रिएक्ट करके ये हेमी एसिटल से बनेगा एसिटल और हेमी कीटल से बनेगा कीटेल, ठीक है। समझ रहे हो। स्ट्रक्चरली कॉन्सेप्चुअली दीज एसिटल एंड कीटेल सब्सटेंसेस आर नोन एज ग्लाइकोसाइड्स। तो ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, अगर हम बात करें स्ट्रक्चरली और कॉन्सेप्चुअली, जो हमारे ग्लाइकोसाइड्स हैं वो कौन है, एसिटल एंड कीटेल हैं, ठीक है। ये जैसे यहाँ पे ये साइक्लिक फॉर्म दे रखी है हेमी एसिटल फॉर्म, ये क्या है, अनस्टेबल है अल्फा डी ग्लूकोज की। ये हेमी एसिटल से फिर क्या बना है, यहाँ पर एसिटल फॉर्म बनी है, एसिटल साइक्लिक फॉर्म बनी है। यहाँ पर देखो ये OH, मैंने कहा था ना ये OH जो है यहाँ पर एनोमेरिक कार्बन का, ये किसी दूसरे सब्सटेंस के OH के साथ रिएक्ट करेगा और फिर ये एसिटल साइक्लिक फॉर्म बनाएगा जो कि स्टेबल होती है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो कॉमन ग्लाइकोसाइड्स हैं उनके कुछ नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, कार्डियक ग्लाइकोसाइड देखो इट कंटेन स्टिरोल एज ए ग्लाइकॉन। अब ए ग्लाइकॉन पता है आपको क्या होता है, ऊपर ही पढ़ा था। ए ग्लाइकॉन के रूप में कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के पास ए ग्लाइकॉन के रूप में, फिर से बोल रहा हूँ, स्टिरोल होता है। और ये जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं क्या करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं सोडियम पोटेशियम पंप को, और एंड यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर ट्रीटमेंट में हम कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद में हमारे पास है स्ट्रिप्टोमाइसिन एंड एरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन एंड एरिथ्रोमाइसिन, दीज आर यूज्ड एज एंटीबायोटिक, स्ट्रिप्टोमाइसिन एरिथ्रोमाइसिन। उसके बाद में ओवाबियन जो है हमारे पास, इट इज़ यूज्ड एज इनहिबिटर ऑफ Na पॉजिटिव K पॉजिटिव पंप। देन फ्लोरेजिन जो है इट ब्लॉक ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन इन इंटेस्टाइन। कौन कौन ब्लॉक करता है ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को इंटेस्टाइन में, फ्लोरेजिन। और ओवाबियन क्या करता है, इनहिबिट करता है Na पॉजिटिव K पॉजिटिव पंप को। उसके बाद में बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, उनमें एक अलग सब्सटेंस का एडिशन हो जाता है। जैसे अमाइनो शुगर की बात करते हैं, अमाइनो शुगर एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। इसमें क्या प्रेजेंट है, अमाइनो शुगर, शुगर विद अमाइनो ग्रुप, सिंपल सी बात है, नाम से समझ आ रहा है। तो शुगर विद अमाइनो यानी NH2 ग्रुप अटैच्ड यूजुअली इन इट्स सेकंड पोजीशन, समझ रहे हो, दैट इज कॉल्ड अमाइनो शुगर। एग्जाम्पल दे देता हूँ, ग्लूकोज अमीन। अच्छा मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, व्हाट इज अमाइनो शुगर। आपसे कोई पूछे कि अमाइनो शुगर क्या है, तो तुम बोलोगे, सिंपल शब्दों में कॉन्सेप्ट को समझो कि अमाइनो शुगर वो शुगर है जिसमें अमाइनो ग्रुप यानी NH2 ग्रुप लगा हो, और कहाँ लगा हो, सेकंड कार्बन पे, C2 कार्बन पे। एग्जाम्पल ग्लूकोज अमीन है, उसमें क्या होता है, ग्लूकोज और अमीन होता है। जैसे ग्लूकोज के C2 पोजीशन पे सेकंड कार्बन पे अमीन ग्रुप जुड़ जाता है, अमाइन ग्रुप जुड़ जाता है, NH2 ग्रुप जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये ग्लूकोज अमीन हो गया। गैलेक्टोज अमीन, मनोज अमीन, इसी तरीके से, समझ रहे हो मेरी बात को, ओके। कहाँ प्रेजेंट होती हैं ये ग्लाइको प्रोटीन में। अब कह रहे हो यार ये तो प्रोटीन है, अरे पीछे ग्लाइको भी तो लगा है, ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट होता है, तो वहां पर ग्लूकोजामीन हो सकती है, ग्लाइको लिपिड।
फाउंड इन ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड एंड म्यूकोपॉलीसेकेराइड। ओके, देन हमारे पास नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है विच इज एन एसिटाइलेटेड अमाइनो शुगर। एन एसिटाइलेटेड अमाइनो शुगर, ध्यान से सुनो, अमाइनो शुगर विद NH2 ग्रुप एट इट्स सेकंड पोजीशन एंड एसिटाइल ग्रुप। इसी से इसको याद करना कि ग्लूकोज का जो C2 कार्बन है वहां पर NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ मिलेगा आपको, और ठीक है, और साथ में एक उस NH2 ग्रुप से एक एसिटाइल ग्रुप, ठीक है, CH3COOH एसिटाइल ग्रुप वहां पे आपको उस NH2 से जुड़ा हुआ मिलेगा। दिस इज एसिटाइलेटेड ग्लूकोजामीन। समझ गए सिर्फ क्या करा है हमने, जैसे यहाँ पे जो ग्लूकोजामीन थी उसका एसिटाइलेशन कर दिया, यानी CH3COH को और ऐड कर दिया NH2 से। दिस इज एसिटाइलेटेड ग्लूकोजामीन। उसके बाद में आपसे कोई पूछ सकता है साइलिक एसिड, इसको नाना भी कहते हैं, नाना करते प्यार हाय मैं कर गई, इस तरीके का कुछ गाना है, माफ करना इधर उधर हो जाता हूँ मैं। साइलिक एसिड, इसको एन एसिटाइल न्यूरामिक एसिड या फिर नाना भी कहते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना, इसमें सिंपल सा मनोज का जो C1 कार्बन है वहां पे तो आपको पायरुवेट मिलेगा, क्या मिलेगा, पायरुवेट मिलेगा, और मनोज का जो C2 कार्बन है वहां देखने को मिलेगा NH2 और एक एसिटाइल ग्रुप। समझ गए मेरी बात को? तो यहां पर फिर से रीड आउट कर लेते हैं, इट इज एन एसिटाइल एट इट्स फर्स्ट कार्बन। समझ रहे हो मेरी बात को? एन एसिटाइल मनोजमीन, ठीक है, मनोज के C2 कार्बन पर अगर ये NH2 और ये एसिटाइल ग्रुप जोड़ दो तो इसको हम लोग कहते हैं एन एसिटाइल मनोज अमीन। अब इसमें अगर आप C1 पे पायरुवेट और जोड़ दो तो ये बन जाएगा एन एसिटाइल न्यूरामिक एसिड, ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं साइलिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल और कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड कौन से हैं, म्यूकोपॉलीसेकेराइड, और जो कार्बोहाइड्रेट पार्ट होता है ना ग्लाइकोप्रोटीन का, वो भी हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। उसके बाद में म्यूको सब्सटेंसेस देखते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट म्यूको सब्सटेंसेज नाउ। अब म्यूको सब्सटेंसेज की सबसे पहले व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूको सब्सटेंसेज? सबसे पहले जनाब पॉइंट नंबर 1, दे आर कंपोज्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के बने हुए होते हैं, स्ट्रांगली नेगेटिव होते हैं, वाइटिश होते हैं, विस्कस होते हैं, स्लिपरी होते हैं और हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। ये म्यूको सब्सटेंस के कैरेक्टरिस्टिक हैं। टाइप ऑफ म्यूको सब्सटेंसेस, कौन से म्यूको सब्सटेंसेस हैं भाई? एक तो ग्लाइकोप्रोटीन और एक प्रोटियोग्लाइकेन। देखना ध्यान से सुनना मेरी बात को, ग्लाइकोप्रोटीन इट इज अ म्यूकोप्रोटीन, ठीक है। हेयर प्रोटीन इज द डोमिनेंट पार्ट, ग्लाइकोप्रोटीन। एक चीज याद रखना, जो लास्ट में लिखा हुआ है प्रोटीन, जैसे यहाँ पे प्रोटीन लास्ट में लिखा हुआ है, ग्लाइको फिर प्रोटीन, तो प्रोटीन डोमिनेंट पार्ट है, ठीक है। तो प्रोटीन इज द डोमिनेंट पार्ट, कार्बोहाइड्रेट फिर माइनर पार्ट हो जाएगा, ठीक है। बस नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रोटियोग्लाइकेन, प्रोटियोग्लाइकेन में प्रोटियो पहले लिखा, प्रोटीन पहले आ गया, तो प्रोटीन यहाँ पर माइनर पार्ट होता है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकेन मतलब कार्बोहाइड्रेट जो यहाँ पर है, दैट इज द डोमिनेंट पार्ट। अप टू 95% इज द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना। एंड द कार्बोहाइड्रेट पार्ट ऑफ प्रोटियोग्लाइकेन, इसको उसको क्या कहते हैं हम? प्रोटियोग्लाइकेन का जो कार्बोहाइड्रेट पार्ट होता है उसको हम MPS यानी म्यूकोपॉलीसेकेराइड या फिर गैग्स यानी ग्लूकोज अमाइनोग्लाइकेन कहते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या होते हैं म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स के, MPS के, गैग्स के क्या फंक्शन होते हैं? ये हमारे एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, साइनोवियल फ्लूइड, ये हमारे विट्रस ह्यूमर, म्यूकस, इन सब के कंपोनेंट्स और ना जाने कितनी चीजों के कंपोनेंट्स होते हैं ये हमारे MPS या गैग्स, ठीक है। ये बायोलॉजिकल लुब्रिकेंट की तरह काम करते हैं अगेंस्ट। अब पता है आपको लुब्रिकेशन कहाँ काम आता है, लुब्रिकेंट कहाँ काम आता है? हाँ कि ना? बोल दो जोर से। पता है, बिल्कुल पता है। देन
म्यूकस ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक, वही लुब्रिकेंट वाला काम हो गया। रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो म्यूकस है, जीआईटी में यूरोजेनिटल ट्रैक के अंदर म्यूको सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, 72 तरीके के बतेरे, मतलब है ना, ये प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को माइक्रोबियल इन्वेशन से। उसके बाद में एलिमेंट्री कैनाल का म्यूकस, इजी स्लिपरी पैसेज ऑफ द फूड डाउन द अर्थ, है ना, ये डाउन द इंटेस्टाइन, सॉरी अर्थ क्या, म्यूको सब्सटेंसेस इन जॉइंट स्पेस, जॉइंट में जो म्यूको सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं वहां पर भी आपको एमपीएस और गैग्स का प्रेजेंस मिलेगा, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे पोटेंशियल स्पेसेस जहां पर मैकेनिकल इंजरी हो सकती है, वहां पर म्यूको सब्सटेंसेस होते हैं, वहां पर गैग्स या फिर आपको ये एमपीएस देखने को मिलते हैं। वापस फंक्शन या इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन का फंक्शन होता है, सेम फंक्शन वही आएंगे सारे के सारे, एक तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, फिर बायोलॉजिकल ल्यूब्रिकेंट, तीसरा फंक्शन और चौथा फंक्शन। ये ध्यान से देख लो, ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है ये काम आता है सेल्यूलर रिकॉग्निशन में और सेल टू सेल इंटरेक्शन में। सबसे महा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन सब फंक्शंस में से कि ग्लाइकोप्रोटीन सेल का रिकॉग्निशन कराने में और सेल टू सेल इंटरेक्शन, ऑब्वियसली रिकॉग्निशन होगा तो सेल टू सेल इंटरेक्शन होगा, उसमें ग्लाइकोप्रोटीन का फंक्शन होता है। देन इट सर्व एज सरफेस रिसेप्टर एंड सरफेस एंटीजन, सरफेस रिसेप्टर और सरफेस एंटीजन की तरह काम करता है। ब्लड ग्रुप सब्सटेंस एग्जांपल ले लो, ब्लड ग्रुप के अंदर ये ग्लाइकोप्रोटीन के बिना कुछ नहीं है भाई, सरफेस एंटीजन की तरह और सरफेस रिसेप्टर की तरह काम करता है ग्लाइकोप्रोटीन। देन डिफरेंस क्या होते हैं एमपीएस और ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर? देखो सीधी सी बात, एमपीएस की लॉन्ग चेन होती है, लॉन्ग चेन, इट इज अ लॉन्ग चेन हेटेरोपॉलीसेकेराइड, ग्लाइकोप्रोटीन शॉर्ट चेन हेटेरोपॉलीसेकेराइड होता है। म्यूकोपॉलीसेकेराइड इज मोस्टली अनब्रांच्ड और ग्लाइकोप्रोटीन आपको ब्रांच्ड मिलेगा, ठीक है। consist of repeating disaccharide unit made up of amino sugar, for example glucosamine and acid sugar like glucuronic acid, इनका यहाँ पर रिपीटिंग यूनिट मिलेगा तेरे को, ठीक है। लेकिन ग्लाइकोप्रोटीन में क्या मिलेगा? हेक्सोज, एसिटाइलेटेड अमाइनो डेरिवेटिव्स ऑफ हेक्सोज या पेंटोज या साइलिक एसिड, इनका रिपीटेशन यहाँ पे मिलेगा। इट कंसिस्ट ऑफ दिस थिंग्स, ठीक है। अब यहाँ पर एमपीएस के अंदर लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज कंटेन यूरोनिक एसिड बट नो साइलिक एसिड। म्यूकोपॉलीसेकेराइड के अंदर यूरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है, साइलिक एसिड प्रेजेंट नहीं होता, और ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर साइलिक एसिड होता है, यूरोनिक एसिड नहीं होता। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस या फिर फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज की। मेरी बात ध्यान से सुन मेरे भाई, चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी ग्लाइकोजन का तुझे पता है कि ये स्टोरेज फॉर्म में होता है, प्रोटीन फैट मेटाबॉलिज्म, है ना। और जो राइबोज होता है, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस बाय प्रोवाइडिंग राइबोज, इसमें ये कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन हो गया। उसके बाद में प्रोटीन एंड फैट स्पारर होता है, इसका स्पेरर, इसका मतलब क्या हुआ? प्रोटीन फैट स्पेरर का मतलब इनकी जान छुड़ाता है। पहले अगर बॉडी के अंदर ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज यूज होगा, देन उसके बाद में फैट्स देन प्रोटीन्स यूज होंगे, तो इनके लिए एज अ स्पेरर काम करता है। उसके बाद में हम लोग प्रिकर्सर होता है, ये बहुत सारे लिपिड, अमाइनो एसिड, ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीओग्लाइकेन के सिंथेसिस के लिए बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट होता है, ठीक है। ल्यूब्रिकेंट और इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, और ये लिवर में हेल्प करता है डिटॉक्सिफिकेशन में, वहाँ पर इन्वॉल्व होता है। जैसे ग्लूकोरोनिक एसिड जो इन्वॉल्व होता है लिवर के अंदर, जो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्यूलोज, दिस इज द लास्ट टॉपिक पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर। एडवांटेजेस क्या होते हैं? सबसे पहली बात सेल्यूलोज के कि ये कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है और रेगुलर बाउल मूवमेंट को प्रमोट करता है, ठीक है। ये फैसिलिटेट करता है कोलेस्ट्रॉल एक्सक्रीशन को। अगर भाई साहब कोलेस्ट्रॉल के एक्सक्रीशन को फैसिलिटेट कर रहा है, इसका मतलब ये सीरम में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को लो रखेगा और रिड्यूस करेगा किसका? रिस्क, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ये सब क्यों होता है? ये कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन के कारण हो जाता है, जब वो कोलेस्ट्रॉल कोरोनरी आर्टरीज में डिपॉजिट हो जाता है। देन ओबेसिटी का, डायबिटीज मेलाइटस और कोलोनिक कैंसर, इनका रिस्क कम करता है ये। उसके बाद में डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है कि ये डाइटरी कार्बोहाइड्रेट तो है नहीं, ठीक है, ये डाइजेस्ट हमारी बॉडी में होगा नहीं लेकिन अगर फिर भी हम इसको खाएंगे तो ये इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन के अंदर रोड़े डालेगा, ठीक है। ये प्रिवेंट करेगा इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स लाइक आयरन, जिंक, कैल्शियम, ठीक है। इनके एब्जॉर्प्शन में ये रुकावट के रूप में साबित होगा। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है कार्बोहाइड्रेट की केमिस्ट्री वो हो जाती है खत्म। अब उसके बाद में हम जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो होगा केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।
टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज अभिषेक झाझड़िया, द चैनल्स नेम, इट्स माय नेम। ओके, अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बाय बाय।